एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना एक बहुत ही एक्सपेंसिव हाई एंड गेमिंग लैपटॉप अपने एक दोस्त को दिया। हाँ, और दोस्त ने कहा था कि उसे बस कॉलेज का एक सिंपल सा असाइनमेंट पूरा करना है। राइट। लेकिन असाइनमेंट छोड़कर वो दोस्त उस लैपटॉप पर क्रिप्टो करेंसी माइन करने लगता है, या फिर हैवी ग्राफिक्स इंटेंसिव गेम्स लगातार कई घंटों तक खेलता है। ओह वाओ, मतलब वो लैपटॉप की थर्मल लिमिट्स को पूरी तरह पुश कर रहा है। बिल्कुल। और नतीजा ये होता है कि लैपटॉप का मदरबोर्ड फ्राई हो जाता है। ऐसे में गुस्सा आना तो बिल्कुल लाजमी है। हाँ, दोस्ती तो खतरे में है ही। राइट। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इस पूरी सिचुएशन में कानून यानी लॉ क्या कहता है? असल में एक लगभग 150 साल पुराना लॉ है जो ऐसी सिचुएशंस को गवर्न करता है। और मजेदार बात यह है कि जैसे ही उस दोस्त ने असाइनमेंट की जगह गेमिंग शुरू की, हाँ। वो लीगल रिलेशनशिप उसी सेकंड ऑटोमेटिकली टूट गया। वेट, रियली? उसी सेकंड? वेट वेट। और आज के इस गहरे विश्लेषण में यानी इस डीप डाइव में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 9 के एक ऐसे ही पहलू पर बात करने वाले हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। हमारे पास जो सोर्सेज और लीगल फ्रेमवर्क्स हैं वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाते हैं जिसे लीगल टर्मिनोलॉजी में बेलमेंट कहा जाता है। हाँ, बेलमेंट सुनने में थोड़ा टेक्निकल लीगल टर्म जरूर लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम रोजाना अनजाने में ही सही बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा बनते हैं। जब कोई अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पर रिपेयर के लिए छोड़ता है या अपने महंगे कपड़े ड्राई क्लीनर को आयरन करने के लिए देता है। राइट। तो एक्चुअली वहां एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा होता है। बेलमेंट का बेसिक उसूल बहुत ही सिंपल है। किसी खास पर्पस के लिए किसी सामान या गुड्स का फिजिकल पोजीशन किसी और को दे देना। लेकिन इसमें एक शर्त होती है ना? वो शर्त ये है कि उस सामान की ओरिजिनल ओनरशिप यानी मालिकाना हक असली मालिक के पास ही रहता है। बिल्कुल, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर होता है, ओनरशिप नहीं। अब यूजुअली जब भी किसी लीगल रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है तो सारा ध्यान इस बात पर होता है कि वो शुरू कैसे हो रहा है। हाँ, उसकी टर्म्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं, सिग्नेचर्स कहाँ करने हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आज का हमारा स्पेसिफिक मिशन थोड़ा अलग है। हम शुरुआत की नहीं, अंत की बात करेंगे, यानी टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट पे फोकस करेंगे। राइट। एक कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत से ज्यादा उसका सही तरीके से खत्म होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक एक कॉन्ट्रैक्ट लीगली टर्मिनेट नहीं होता तब तक दोनों पार्टीज एक दूसरे के प्रति लीगल ऑब्लिगेशन से बंधी रहती हैं। तो आइए समझते हैं कि लॉ की नजरों में एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आखिर किन हालातों में और कैसे दम तोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम, सबसे सीधे और सुलझे हुए तरीके की। ये एक ऐसा सिनारियो है जहां बिना किसी लड़ाई झगड़े या डिस्प्यूट के बेलमेंट अपनी नेचुरल मौत मरता है, जिसे कानूनी भाषा में अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस और एक्सपायरी ऑफ टाइम कहा जाता है, राइट? हाँ, लॉ इस चीज को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। सेक्शन 160 के मुताबिक जब वो स्पेसिफिक काम पूरा हो जाए जिसके लिए सामान दिया गया था, तो बेलमेंट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने अपना एक कीमती कपड़ा एक टेलर को दिया ताकि वो एक बीस्पोक सूट सिल सके। यहाँ पर्पस बिल्कुल क्लियर है, सूट की सिलाई। जैसे ही टेलर आखिरी टांका लगाता है और सूट पूरी तरह से सिलकर तैयार हो जाता है, वो बेलमेंट का पर्पस अकम्प्लिश हो गया। एग्जैक्टली। कानून की नजरों में अब वो रिलेशनशिप आगे बढ़ाने का कोई लॉजिक नहीं बचा है। द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड। मतलब टेलर का काम सिर्फ उस कपड़े को एक सूट में बदलना था, और वो काम पूरा होते ही उसके लीगल राइट्स एज अ बेली खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसी नेचुरल डेथ का दूसरा सिनारियो है टाइम लिमिट का। अगर कोई सामान एक तय समय के लिए दिया गया था तो टाइम पूरा होते ही कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। मान लीजिए एक हफ्ते के लिए कोई DSLR कैमरा रेंट पर लिया गया। हाँ, तो जैसे ही वो एक हफ्ता खत्म होगा, घड़ी की सुई जैसे ही उस आखिरी सेकंड को पार करेगी, कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ कानून की स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलती है। हाँ, अक्सर ये सोचा जाता है कि काम खत्म होने के बाद या टाइम लिमिट पूरी होने के बाद जिसके पास सामान है यानी बेली, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे मालिक के आने और सामान मांगने का इंतजार करना चाहिए? क्या ये मालिक की जिम्मेदारी है कि वो आकर अपना सामान वापस कलेक्ट करे? कानून कहता है बिल्कुल नहीं। पर्पस पूरा होते ही बिना किसी डिमांड के सामान वापस करना बेली की एब्सोल्यूट जिम्मेदारी है। यानी अगर टेलर ने सूट सिल लिया है तो उसे खुद इन्फॉर्म करना होगा या रिटर्न प्रोसेस इनिशिएट करना होगा? एग्जैक्टली। अगर उसने कैमरा एक हफ्ते के लिए रेंट पर लिया था तो एक हफ्ता पूरा होते ही उसे खुद चलकर वो कैमरा वापस देना होगा। इस एब्सोल्यूट रूल के पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि लॉ अनऑथोराइज्ड पोजीशन को इनकरेज नहीं करना चाहता।
और कानून इस बारे में इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर रिटर्न में थोड़ी सी भी डिले होती है तो उसके बाद होने वाले किसी भी नुकसान के लिए बेली पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। सेक्शन 61 यही कहता है। और जब हम कहते हैं पूरी तरह से, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने रेंटल कैमरा वापस करने में 2 दिन की देरी कर दी। हाँ, उसने सोचा कोई बात नहीं, 2 दिन बाद दे दूंगा। लेकिन उन्हीं 2 दिनों के दौरान उसके शहर में अचानक से एक भयंकर बाढ़ आ जाती है या फिर एक भूकंप आ जाता है। राइट, उसका घर डूब जाता है और वो कैमरा भी पूरी तरह से खराब हो जाता है। अब जनरली ऐसी नेचुरल कैलामिटीज को लॉ में एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है और आमतौर पर एक्ट ऑफ गॉड के लिए किसी इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता। लेकिन इस स्पेसिफिक केस में बेली बच नहीं सकता। उसे उस कैमरा के नुकसान की भरपाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में टर्मिनेशन के बाद उसके पास उस सामान को रखने का कोई लीगल राइट नहीं बचा था। एग्जैक्टली। अगर उसने टाइम पर कैमरा वापस कर दिया होता तो वो बाढ़ या भूकंप उस कैमरा को शायद नुकसान न पहुंचाता। आई सी। इसलिए डिलेड रिटर्न के बाद हर तरह का रिस्क ऑटोमेटिकली बेली पे शिफ्ट हो जाता है। हाँ, ये मैकेनिज्म दिखाती है कि पोजेशन और टाइम लिमिट्स को लॉ कितना सीरियसली लेता है। लेकिन कहानी हमेशा इतनी सीधी और सुलझी हुई नहीं होती। जिंदगी में चीजें हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। क्या हो अगर पार्टीज रूल्स तोड़ने लगें? अगर सामान का गलत इस्तेमाल होने लगे तो क्या कॉन्ट्रैक्ट तब भी जिंदा रहता है? यहां से लॉ थोड़ा और स्ट्रिक्ट और थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। आइए बात करते हैं उन सिनारियोज की जहां बाउंड्रीज क्रॉस होती हैं, जिसे हम अनऑथराइज्ड यूज या इनकंसिस्टेंट एक्ट्स कह सकते हैं, अंडर सेक्शंस 153 एंड 154। कानून का एक बेसिक फ्रेमवर्क ये है कि बेली को सामान का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के हिसाब से करना होता है। ट्रस्ट और बाउंड्रीज के साथ ही बेलमेंट चलता है। अगर बेली कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस के खिलाफ है, जो इनकंसिस्टेंट है, तो उस बेलमेंट का फाउंडेशन ही हिल जाता है। ऐसे में बेलॉर यानी मालिक के पास एक जोरदार पावर आ जाती है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर उसी वक्त तुरंत इफेक्ट से टर्मिनेट कर सकता है। हमारे लीगल सोर्सेज एक बहुत ही क्लासिक पुराना एग्जाम्पल देते हैं। हाँ। ओरिजिनल सोर्स कहता है कि मान लीजिए किसी ने एक घोड़ा रेंट पर लिया। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि ये घोड़ा सिर्फ आम सवारी के लिए है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आराम से जाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन वो इंसान उस घोड़े को एक प्रोफेशनल हॉर्स रेसिंग ट्रैक पर दौड़ाने लगता है। ये एक इनकंसिस्टेंट एक्ट है। बिल्कुल, घोड़े पर जो स्ट्रेस रेसिंग ट्रैक पर आएगा वो आम सवारी से बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही उसने ये अनऑथराइज्ड यूज किया, कानून मालिक को हक देता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं वॉइड कर दे और अपना घोड़ा तुरंत वापस ले आए। उसे कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर इस पुराने एग्जाम्पल को छोड़कर आज के जमाने के एग्जाम्पल से कनेक्ट किया जाए तो हमारे इंट्रो वाला गेमिंग लैपटॉप का सिनेरियो याद कीजिए। हाँ, किसी स्टूडेंट को अपना हाई एंड लैपटॉप सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस या असाइनमेंट्स बनाने के लिए दिया गया था। लेकिन वो स्टूडेंट उस पर हैवी गेमिंग शुरू कर देता है और मदरबोर्ड को फ्राई कर देता है। यहाँ कानून कहता है कि पोजेशन ट्रांसफर होने का मतलब फ्रीडम नहीं है, आप मालिक नहीं बन गए हैं। जैसे ही उस स्टूडेंट ने एजुकेशनल पर्पस की बाउंड्री क्रॉस करके हैवी गेमिंग की, वो एक्ट इनकंसिस्टेंट हो गया। ऐसे में बेलमेंट सिर्फ टर्मिनेट ही नहीं होता, बल्कि बेली को उस अनऑथराइज्ड यूज से हुए एक-एक रुपए के नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे नुकसान किसी एक्सीडेंटल वजह से ही क्यों ना हुआ हो, मान लीजिए गेमिंग के दौरान लैपटॉप पर एक्सीडेंटली कॉफी गिर गई, अगर अनऑथराइज्ड यूज उस वक्त चल रहा था तो लायबिलिटी बेली की ही बनेगी। मतलब कानून बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपने शर्तें तोड़ी तो उसके बाद होने वाली हर बुरी चीज की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। एग्जैक्टली। अब यहाँ से बेलमेंट की दुनिया में एक और इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। अब तक हमने बात की उन सिचुएशंस की जहाँ पैसों का लेन देन होता है। हाँ, टेलर को पैसे मिलते हैं, कैमरा रेंट करने का चार्ज लगता है, सर्विस सेंटर का बिल बनता है, इन्हें हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। लेकिन उन दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बीच होने वाले मुफ्त के लेन देन का क्या? जैसे जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से थोड़ी देर के लिए लॉन मोवर मांगता है, या जब एक दोस्त दूसरे दोस्त को अपनी कार वीकेंड ट्रिप के लिए मुफ्त में दे देता है। कानूनी भाषा में इस मुफ्त के सौदे को ग्रेट्यूटस बेलमेंट कहा जाता है। यानी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां कोई कंसिडरेशन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, बस दोस्ती, गुडविल या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से सामान दिया गया है। अब यहाँ कोई सोच सकता है कि जब पैसे ही इन्वॉल्व नहीं हैं तो स्ट्रिक्ट कानूनी रूल्स कैसे अप्लाई होंगे? लेकिन यहीं पर लीगल सिस्टम अपनी गहराई दिखाता है। इस ग्रेट्यूटस बेलमेंट के टर्मिनेशन के रूल्स कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से काफी अलग
और सच में चौंका देने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे सरप्राइजिंग रूल मौत यानी डेथ से जुड़ा है। हाँ, सेक्शन 162 कहता है कि अगर बेलमेंट ग्रेट्युइटस है तो दोनों पार्टीज में से किसी एक की भी मृत्यु होने पर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाता है। कमर्शियल या नॉन ग्रेचुइटस बेलमेंट में आमतौर पर ऐसा नहीं होता, राइट? नहीं, वहां अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाए तो उनके लीगल एयर्स यानी उनके वारिस को वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ सकता है। लेकिन ग्रेचुइटस बेलमेंट में कानून का लॉजिक बिल्कुल अलग है। इसके पीछे का वाई क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रेचुइटस बेलमेंट पूरी तरह से एक पर्सनल रिलेशनशिप, एक पर्सनल ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। I mean, जब कोई अपनी प्राइवेट कार किसी दोस्त को वीकेंड के लिए देता है तो वो कार उस स्पेसिफिक दोस्त के ड्राइविंग स्किल्स और उस पर भरोसे की वजह से दी जाती है। अगर उस दोस्त की अचानक डेथ हो जाए तो मालिक ये नहीं चाहेगा कि उस दोस्त का बेटा या कोई और रिलेटिव उस कार को चलाए। राइट। ट्रस्ट इंसान के साथ होता है, किसी प्रॉपर्टी के साथ नहीं। इसलिए पर्सनल ट्रस्ट मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। और उसी वक्त वो बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी आखिरी सांस लेता है। लेकिन ग्रेट्यूटस बेलमेंट में इससे भी ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तब बनती है जब प्रीमेच्योर टर्मिनेशन की बात आती है, यानी समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। मुफ्त वाले बेलमेंट में कानून मालिक को एक स्पेशल पावर देता है। सेक्शन 159 के तहत मालिक किसी भी वक्त अपना सामान वापस मांग सकता है, भले ही उसने एक तय समय का वादा ही क्यों ना किया हो। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। सोच कर देखिए, एक इंसान को आउट ऑफ स्टेशन जाना है। उसने अपने पेट डॉग अपने किसी करीबी दोस्त के पास एक हफ्ते के लिए छोड़ा। उस दोस्त ने सोचा कि ठीक है, एक हफ्ते की बात है, अपने ही दोस्त का कुत्ता है। उसने डॉग को आराम देने के लिए एक नया महंगा पेट बेड खरीदा। हाँ, उसके लिए स्पेशल पेडिग्री खाना खरीदा जो काफी कॉस्टली था। अपना स्केड्यूल चेंज किया ताकि डॉग को वॉक पर ले जा सके। लेकिन अचानक सिर्फ 2 दिन बाद ही वो डॉग का मालिक वापस आ जाता है। उसका ट्रिप कैंसिल हो गया। वाकई कहता है, ट्रिप कैंसिल हो गया है, मुझे मेरा डॉग अभी वापस चाहिए। अब स्ट्रिक्टली लीगल टर्म्स में, क्योंकि ये ग्रेट्युइटस पेमेंट है यानी दोस्त डॉग रखने के पैसे नहीं ले रहा था, मालिक को अपना डॉग किसी भी वक्त वापस लेने का पूरा लीगल राइट है। लेकिन एक मिनट, उस दोस्त का क्या जिसने उस एक हफ्ते के कमिटमेंट पर भरोसा करके इतना खर्चा किया? वही तो, क्या कानून इतना अंधा और एक तरफा है कि वो सिर्फ मालिक के राइट्स प्रोटेक्ट करेगा और बेली के नुकसान को नजरअंदाज कर देगा? यहीं पर लॉ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस क्रिएट करता है। कानून कहता है कि ठीक है, आप मालिक हैं, आप मुफ्त में अपना सामान समय से पहले वापस मांग सकते हैं। लेकिन क्या? अगर इस प्रीमेच्योर डिमांड की वजह से बेली को हुए नुकसान यानी लॉस उसके फायदे से ज्यादा हैं, तो बेलर को उस एक्स्ट्रा नुकसान की भरपाई करनी होगी। उसे इंडेमनिफाई करना होगा। इस डॉग वाले केस में दोस्त को क्या फायदा हो रहा था? शायद सिर्फ कुत्तों के साथ खेलने की खुशी, जिसे मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन नुकसान क्या हुआ? महंगा बेड, स्पेशल खाना और वक्त का खर्चा। तो कानून यहाँ स्ट्रिक्ट है कि मालिक को उस दोस्त के द्वारा किए गए उन प्रैक्टिकल खर्चों का मुआवजा देना होगा। एग्जैक्टली। कानून इस बात को इंश्योर करता है कि मुफ्त का मतलब ये नहीं कि किसी का अनफेयर नुकसान करवाया जाए। आगे बढ़ते हैं एक और ऐसी सिचुएशन पर जो थोड़ी फिलोसॉफिकल भी है और कानूनी तौर पर फाइनल भी। इंसान अपना वादा तोड़ सकता है, रूल्स वायलेट कर सकता है। लेकिन क्या हो अगर वो वस्तु यानी ऑब्जेक्ट ही ना रहे जिस पर वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ है? इस कॉन्सेप्ट को लॉ में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। बेलमेंट का पूरा आर्किटेक्चर उस सामान पर खड़ा होता है जिसका पोजेशन ट्रांसफर किया गया है। अगर वो सब्जेक्ट मैटर ही पूरी तरह से नष्ट हो जाए या उसका रूप इतना बदल जाए कि वो अपने ओरिजिनल पर्पस के लायक ही ना रहे, तो बेलमेंट वहीं पर उसी पल समाप्त हो जाता है। बिना उस फिजिकल ऑब्जेक्ट के बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का कोई वजूद नहीं रह जाता। इसे इमेजिन करना काफी आसान है। मान लीजिए किसी आर्ट कलेक्टर ने अपनी एक बहुत ही कीमती पुरानी विंटेज पेंटिंग किसी एक्सपर्ट आर्ट रेस्टोरर को क्लीन करने के लिए दी। अब ये परफेक्ट बेलमेंट है, लेकिन किसी रात शॉर्ट सर्किट की वजह से उस आर्ट रेस्टोरर के स्टूडियो में भयंकर आग लग जाती है और वो विंटेज पेंटिंग पूरी तरह से जलकर राख बन जाती है। अब यहाँ कानून क्या देखता है? कानून देखता है कि जिस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द लीगल राइट्स बुने गए थे वो ऑब्जेक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। अब रेस्टोरर क्या वापस करेगा? राख। राख को विंटेज पेंटिंग तो नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो कानून ये मानता है कि आग लगने के उसी पल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट टेक्निकली टर्मिनेट हो चुका है। बेलमेंट एंड हो गया।
अब यहाँ एक डाउट आ सकता है कि क्या आर्ट रेस्टोरर की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है। अगर वो आग उसकी लापरवाही से लगी थी तो उसे कॉम्पेंसेशन देना होगा। लेकिन वो कॉम्पेंसेशन टॉर्ट लॉ या जनरल डैमेजेस के तहत आएगा। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की बात है, वो रिश्ता डेफिनेटिवली ओवर हो चुका है। क्योंकि रिटर्न करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो यहां तक आते आते ऐसा लगने लगता है कि टर्मिनेशन का मतलब एक फुल स्टॉप है। एक कॉन्ट्रैक्ट अपनी नेचुरल लाइफ साइकिल पूरी करता है या प्रीमेच्योरली खत्म हो जाता है। लेकिन कानून की नज़र में रिश्ते इतनी आसानी से पूरी तरह नहीं टूटते। टर्मिनेशन का मतलब ये नहीं है कि दोनों पार्टीज बस एक दूसरे को अलविदा कहें और आगे बढ़ जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहाँ एंट्री होती है पोस्ट टर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। बेलमेंट का टर्मिनेशन रिश्ते का अंत जरूर है, लेकिन कानून कुछ स्ट्रिक्ट ड्यूटीज इन्फोर्स करता है जो टर्मिनेशन के बाद भी एक्टिव रहती हैं। सबसे पहली पोस्ट टर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी है एक्रीशंस से। एक्रीशन एक थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। ऐसी चीज जो ओरिजिनल सामान के साथ नेचुरल तरीके से जुड़ गई हो या कोई मुनाफा जो सामान से पैदा हुआ हो। सेक्शन 163 के अनुसार टर्मिनेशन के टाइम पर बेली की ड्यूटी सिर्फ उस मेन ओरिजिनल सामान को लौटाना नहीं है, बल्कि उस नेचुरल इंक्रीज या प्रॉफिट को भी लौटाना है। हमारे लीगल सोर्सेज इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए एक पुराना एग्रीकल्चरल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए किसी किसान ने अपनी एक गाय किसी दूसरे व्यक्ति को बेलमेंट पर दी हुई है, शायद चराने के लिए। उस बेलमेंट पीरियड के दौरान उस गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया। अब जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होगा तो बेली के ऊपर क्या ड्यूटी आती है? क्या वो सिर्फ गाय वापस करके बछड़ा अपने पास रख सकता है, ये कहकर कि मैंने तो सिर्फ गाय ली थी? कानून कहता है नहीं। जब तक कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली कुछ और न लिखा हो, तब तक नेचुरल अक्रीशंस ओरिजिनल मालिक की ही प्रॉपर्टी माने जाते हैं। तो टर्मिनेशन के बाद बेली को ओरिजिनल गाय के साथ साथ उस नए बछड़े को भी वापस करना ही होगा। दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट टर्मिनेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी या इस केस में बेली का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट है, जिसे लॉ में राइट ऑफ लियन कहा जाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसे हर इंसान ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी प्रैक्टिकली फेस किया होगा। सेक्शन 170 से डिफाइन करता है। मान लीजिए पर्पस पूरा हो गया, मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी या टेलर ने सूट सिल दिया। लेकिन अब जब सामान वापस लेने का टाइम आया तो बेलर उस रिपेयर के पैसे देने से इनकार कर रहा है। वो कहता है मुझे मेरी गाड़ी पहले वापस दे दो, पैसे मैं अगले महीने दे दूंगा। ऐसे में बेली क्या करे? क्या वो बेचारा सामान वापस कर दे और बाद में पैसों के लिए कोर्ट के चक्कर काटता रहे? यहाँ लॉ प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाता है। लॉ बेली को लियन का अधिकार देता है। लियन का सीधा सा मतलब है किसी और के सामान को लीगली रोककर यानी रिटेन करके रखने का हक। जब तक मालिक बेली का पूरा बकाया नहीं चुका देता, तब तक बेली उस सामान को अपने पास रोक कर रख सकता है। जैसे एक मैकेनिक गाड़ी की चाबी तब तक वापस नहीं करेगा जब तक रिपेयर का फाइनल बिल क्लियर नहीं हो जाता। ये टर्मिनेशन के बाद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीगल प्रोटेक्शन है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को अगर सम अप किया जाए तो आखिर क्या समझ में आता है? यही कि एक बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का सफर कई अलग अलग दिशाओं में जाकर खत्म हो सकता है। या तो वो खुशी खुशी अपने पर्पस और टाइम के पूरे होने पर एक नेचुरल डेथ मरता है, या फिर किसी गलत इस्तेमाल की वजह से मालिक उसे बीच में ही टर्मिनेट कर देता है। मुफ्त वाले केसेस में किसी की मृत्यु होने पर या सामान के नष्ट होने जैसी अनफोर्सीन घटनाओं के कारण ये खत्म हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, टर्मिनेशन एक दीवार नहीं है, बल्कि एक दरवाजा है जिसके उस पार भी रिटर्न ऑफ प्रॉफिट्स और राइट ऑफ लियन जैसी कानूनी जिम्मेदारियां जारी रहती हैं। ये सभी कानूनी नियम सिर्फ किताबों में नहीं है। जब भी कोई अपनी लग्जरी गाड़ी वैले को पार्क करने के लिए देता है तो अनजाने में इन्हीं स्ट्रिक्ट नियमों का पालन हो रहा होता है। बिल्कुल, इन मैकेनिज्म्स को समझना एक जागरूक नागरिक के तौर पर बहुत जरूरी है। लेकिन जाते जाते इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक थोड़े फिलॉसफिकल एंगल से देखते हैं, एक गहरे सवाल पर गौर करते हैं। हाँ, बताइए। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि जो इंसान कोई खोया हुआ सामान पाता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, कानून उसे भी ऑटोमेटिकली एक बेली मान लेता है। हाँ, उसकी कोई मर्जी नहीं पूछी जाती। जैसे ही उसने किसी का गिरा हुआ वॉलेट उठाया, कानून उसे एक बेली बना देता है। उसकी ड्यूटी होती है कि वो उस खोए हुए सामान की देखभाल करे और असली मालिक को ढूंढने की पूरी कोशिश करे। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर वो असली मालिक कभी मिले ही नहीं? सोर्सेज कहते हैं कि अगर वो सामान खराब होने वाला है, पेरिशेबल है या उसे संभालने का खर्चा बहुत बढ़ जाए तो फाइंडर उसे बेच सकता है। पर जरा ठहरिए और इस सिनेरियो के बारे में सोचिए। मेरा मतलब है,
सोच कर देखिए कि अगर वो सामान खराब होने वाला ना हो। जैसे? मान लीजिए सड़क पर विथ सोनेट 24 कैरेट सोने की अंगूठी मिलती है। उसको संभालने का खर्चा प्रैक्टिकली जीरो है हाँ, बस उसे एक सेफ में रखना है। और मालिक का कुछ अता पता नहीं है, सालों से कोई ढूंढने नहीं आया। तो इस स्पेसिफिक सिचुएशन में क्या वो बेलमेंट कभी लीगली टर्मिनेट होता है? दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। या वो इंसान जिसने ईमानदारी से उस अंगूठी को उठाया था, वो जिंदगी भर के लिए कानून की नजरों में सिर्फ एक बेली बनकर रह जाता है? क्या वो कभी उस सोने की अंगूठी का असली मालिक नहीं बन सकता? ये सच में एक ऐसा लीगल लूप है जो पोजेशन और ओनरशिप के बीच की बाउंड्री को बहुत ब्लर कर देता है। बिल्कुल। जब अगली बार किसी ड्राई क्लीनर को कपड़े दिए जाएं, तो इस फिलोसॉफिकल लूप के बारे में जरूर सोचा जा सकता है। एक ओनरशिप के फ्रेम में पोजेशन का ये जो ट्रांसफर होता है, ये लीगली कितना पावरफुल और उसी वक्त कितना फ्रैजाइल हो सकता है, यही बेलमेंट का असली जादू है।